क्या? हाँ वो बात है। अरे आ जाएगा, इतने नहीं लेते, एक दो लेते हैं। हाँ बता, बहुत सारे ले। ए बड़ी जाओ। उनसे ही बोलना सर। उनसे ही बोलना कि क्या समस्या क्या आ रही है आपकी, क्यों नहीं देख रहे वीडियो? कौन? किससे पूछूं? दोनों से बोलना कि क्या चाहिए और आपको बोलना चाहिए था है? क्या बोलना चाहिए क्या? ऐसा बोले क्या चाहिए क्या? वो तो डिमांड है। आप दो दे दो, बोले सर 2 किलो अंगूर पहुंचा दो। करना है यार मनीष, तेरे को टाइम मिले तो लेट वाले चैनल को करना है। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का फिर से पीएनएसटी की हमारी जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट की जो क्लासेस चल रही है, जैव अणु बायोमोलिक्यूल की क्लास नंबर 4, जिसमें आज हम प्रोटीन, अमीनो एसिड और एंजाइम के बारे में डिस्कशन करेंगे। लास्ट क्लास यानी कल की क्लास में भी हमने प्रोटीन, अमीनो अम्ल और एंजाइम के बारे में डिस्कशन किया था, और आज इसके ऊपर ये लास्ट क्लास है हमारी, है ना। सारे जो है इसमें कवर हो जाएगा, प्रोटीन, अमीनो एसिड और एंजाइम। ये जो क्लासेस तैयार की जा रही है, इनका बेसिक ये आपके कंटेंट के ऊपर बेस्ड है, और सारा जो कंटेंट जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कुछ क्वेश्चन के अंदर सारा कंटेंट आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो भले 10, 11, 12 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उस पर इतना कंटेंट होता है कि वो ऑलमोस्ट जो चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस को कवर करेगा। इसलिए कंटेंट पे फोकस ज़रूर करें। जो नए स्टूडेंट्स हैं, जुड़ना चाहते हैं, 9753749986 मनीष सर के नंबर पे मैसेज करके जुड़ सकते हैं। व्यूज़ थोड़े कम हैं, शायद आप लोग देख नहीं पा रहे हैं, तो देखें ज़रूर वीडियो और कमेंट भी करें क्या क्या आपको फ़ायदा मिला है अभी तक इन क्लासेस से, कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए हैं, ये भी कमेंट करें। कल नोट्स के बारे में बात की गई थी, तो उससे रिलेटेड कमेंट था कि नोट्स के बारे में बताएं किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो एक छोटा सा फॉर्म में आज मैं बताऊंगा आपको इसी वीडियो के लास्ट में कि आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए किस तरीके से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ऑन नोट्स, है ना। अभी तो आप वो नोट्स प्रिपेयर कीजिए ताकि आपको हेल्प मिलती रहेगी। वीडियोस अगर आप रोज़ देखते हैं तो डेफिनेटली आपके एक दिन के अंदर केवल ये जो 30 मिनट के समथिंग की जो क्लास होती है, इसमें आपके 20 क्वेश्चन तो आराम से तैयार होंगे। केवल 30 मिनट की क्लास में आप 20 क्वेश्चन रोज़ तैयार कर सकते हैं, और 20 क्वेश्चन प्लस जो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है वो, और उस कॉन्सेप्ट से तो कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसलिए ये क्लासेस बहुत फ़ायदेमंद है। आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से ज़रूर समझें, और जो पॉइंट ऐसा लगता है आप उसको नोट करते जाइए। ये नोट्स आपके जितने काम के पॉइंट है नोट कीजिए, क्वेश्चन आंसर नोट कीजिए। वीडियो तो आपके मोबाइल में अवेलेबल रहेगा ही है, लेकिन उसके अलावा अपने नोट्स खुद प्रिपेयर कीजिए। वो केमिस्ट्री लिख के ही पढ़ी जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको केमिस्ट्री ज़्यादा याद रहे, तो जितना आप लिखेंगे उतना आपको याद रहेगा, और वो आपके इन फ्यूचर एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। यही नहीं, किसी भी तरीके की आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे तो उसमें केमिस्ट्री में ये सारी चीज़ें हेल्प करनी है आपको। तो इसलिए हम उसी हिसाब से आपके वीडियो क्लासेस उस हिसाब से तैयार कर रहे हैं, ताकि कम टाइम की क्लास में आपको ज़्यादा फ़ायदा देने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी तरफ से हम 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी अपना 100% लगाइए तो रिज़ल्ट बेहतरीन होगा, नो डाउट। तो उम्मीद है कि जो बातें बोली गई है उन पर आप थोड़ा ध्यान देंगे। कमेंट आप ज़रूर करें कौन कौन सी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगी, कौन सा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया। डाउट भी आप पूछते, बहुत अच्छा लगता है, और डाउट आपके सोल्व करने की कोशिश भी की जा रही है, और आगे भी करेंगे। आपके जो कमेंट आते हैं उनसे हमको इंस्पिरेशन मिलता है कि किस और साथ में ये लिखे कौन सी क्लास में कौन सी चीज़ आपने सीखी, कौन सी चीज़ को नोट किया, और कौन सी चीज़ को कैसे बना सकते हैं वो भी। जैसे एक कमेंट आया कि हमको नोट्स कैसे बनाना वो बताइए, तो वो भी बताएंगे। तो ऐसे आप जो कमेंट करेंगे उससे हमें जो है आउटपुट मिलेगा। हम जो इनपुट दे रहे हैं उसका आउटपुट क्या आ रहा है वो आपके कमेंट के फॉर्म में ही मिलेगा हमको। पॉलीमर की टेबल केवल एक स्टूडेंट की शेयर हुई है आज तक की स्थिति में,
दुख हो रहा है बड़ा कि इतनी मेहनत करने के बाद आप लोगों का आउटपुट कुछ आ ही नहीं रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी उसके आउटपुट आना शुरू हो। इसी उम्मीद में आज की फिर क्लास हम प्रोटीन और उसके ऊपर शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि एंजाइम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है, है ना। एंजाइम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। जो पहला पॉइंट है वो कहता है ए वाला कि एंजाइम प्रकृति में नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। एंजाइम प्रकृति में कैसे होते हैं? नाइट्रोजनी क्षार। दूसरा बोलता है एंजाइम की क्रिया विशिष्ट होती है। तीसरा, एंजाइम अत्यधिक तापमान व अल्ट्रावायलेट किरणों यूवी किरणों की उपस्थिति में नष्ट हो जाते हैं। और एक और पॉइंट है कि एंजाइम एक अनुकूल तापमान मतलब कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही कार्यशील होते हैं। मतलब एक फिक्स टेम्परेचर होता है उसी पे वो कार्य कर पाएंगे, उससे कम या ज़्यादा टेम्परेचर पे वर्क नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या रहा? एंजाइम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो एंजाइम प्रकृति में नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, सही है। एंजाइम की क्रिया विशिष्ट होती है, ये भी सही है, ठीक है। और एंजाइम अत्यधिक तापमान यूवी किरणों में नष्ट भी हो सकते हैं, ये भी सही है। केवल ये जो है ये सही नहीं है। कौन सा वाला? कि एंजाइम एक अनुकूल तापमान पर ही कार्यशील होते हैं, ठीक है। तो एंजाइम के प्रमुख लक्षण अपन देखते हैं। इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारे जो पॉइंट मैं अभी आपको बताऊँ ऐसे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो सही आंसर क्या है कि ये पॉइंट गलत है इसके बारे में, एंजाइम के बारे में, कि अनुकूल तापमान एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही कार्यशील होते हैं। एंजाइम के जो प्रमुख लक्षण हम देखें, एंजाइम एक्चुअल में है क्या? नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार होते हैं जो विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उन जैविक क्रियाओं को संपन्न करवाते हैं, वो सारे एंजाइम है। एंजाइम के बारे में कल हमने बात की थी, कई सारी प्रक्रियाओं को, कई सारी उपापचयी क्रियाओं को, एनाबॉलिक क्रियाओं को एंजाइम नियंत्रित करते हैं, उन्हें संपन्न करवाने का काम करते हैं। तो एंजाइम का पहला जो गुण है वो है अत्यंत विशिष्ट, यानी कि स्पेसिफिक नेचर के हैं। जैसे कि हर ताले की एक स्पेसिफिक चाबी होती है, ठीक है, हर ताले की एक स्पेसिफिक चाबी होती है, वैसे ही हर क्रिया को संपन्न करवाने के लिए एक अलग जो है एंजाइम जरूरत पड़ता है। जैसे हमने माल्टोज के बारे में पढ़ा था कि माल्टोज को जब ग्लूकोज में बदलते हैं तो माल्टेज नाम का एंजाइम काम में आता है। तो इसका मतलब माल्टोज को ग्लूकोज बदलने के लिए माल्टेज के अलावा दूसरा एंजाइम काम नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या पता चला कि ये अत्यंत विशिष्ट गुण क्या होते हैं। अगला पॉइंट है विशिष्ट तापमान और पीएच। ये पॉइंट क्या बोलता है कि जो एंजाइम होते हैं इन एक विशिष्ट तापमान पर बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं, 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, और जब पीएच 6 से 8 हो, 6 मतलब कि एसिडिक, 7 मतलब न्यूट्रल और 8 मतलब बेसिक, तीनों ही कवर होगा इसमें। 6 में अम्लीय होगा पदार्थ, 7 में उदासीन होगा और 8 में क्षारीय होगा। इस पीएच की रेंज पर ये जो है काफ़ी प्रभावी होगा एंजाइम, ठीक है। इस पीएच की रेंज के जो भी पदार्थ होंगे, जो क्रियाकारक होंगे, उनकी क्रियाओं को उत्प्रेरित करने में ये बहुत जल्दी रिएक्शन करेंगे। कैटेलिस्ट आपके ये जो एंजाइम है। क्रिया दर पर नियंत्रण। अब एंजाइम जो है कई प्रकार की कार्बनिक और अकार्बनिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। अगर कोई रिएक्शन बहुत जल्दी फास्ट करवाना हो तो उस हिसाब से वर्क करेंगे। कोई रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है, उसकी रिएक्शन को रेट को कंट्रोल करना है, उसे नियंत्रित करना है, तो एंजाइम उसमें रोल प्ले करेगा, उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो इसलिए एंजाइम जो है क्रिया दर पर नियंत्रण भी रखते हैं। अगला है कम मात्रा में भी एंजाइम बहुत प्रभावी होते हैं। अगर कम मात्रा भी एंजाइम की उपस्थित हो तो भी वो उतना ही वर्क करेंगे जितना वो ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होने पर करेंगे। एक थोड़ी सी मात्रा ही पूरी अभिक्रिया को संपन्न करवा देगी। तो ये पॉइंट आप नोट करते चले, यही आपके नोट्स बन जाएंगे। जैसे एंजाइम की परिभाषा लिख दी आपने, डेफिनेशन, एंजाइम क्या है, कुछ उदाहरण लिख लें, और फिर एंजाइम के गुण लिख लें कि एंजाइम के गुण क्या है, ये सारे प्रमुख लक्षण हैं। और हो सके तो इन लक्षणों को परिभाषित करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल लिखें। जो काम आप करेंगे वो इतना पक्का काम होगा कि आपको एग्जाम टाइम पे कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल नोट्स उठाइए, रीडिंग लगाइए, आपको अलग अलग बुक्स नहीं देखनी पड़ेगी। ये फायदा है नोट्स का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जो विकृतीकरण है प्रोटीन का, डीनेचुरेशन के बारे में निम्न तथ्यों में से कौन सा सही नहीं है। अब विकृतीकरण क्या है, आगे परिभाषा दी हुई है इसकी, उसमें हम समझेंगे कि एक्चुअल में जो प्रोटीन का जो विकृतीकरण होता है, डीनेचुरेशन जो होता है, वो होता क्या है। तो इस विकृतीकरण के बारे में इन पॉइंट में से कौन सा सही है। पहला पॉइंट है प्रोटीन के विकृतीकरण से प्रोटीन की द्वितीयक व तृतीयक संरचना नष्ट हो जाती है। अगला पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि विकृतीकरण से प्रोटीन की
प्रोटीन के प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक 4 प्रकार की संरचनाओं के बारे में अभी आगे डिस्कस करेंगे हम। तो यहाँ बोला जा रहा है कि जब प्रोटीन का विकृतीकरण होगा तो उससे द्वितीयक और तृतीयक संरचना डिग्रेड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अगला पॉइंट है प्रोटीन के विकृतीकरण से केवल प्राथमिक संरचना नष्ट हो जाती है। तीसरा पॉइंट है प्रोटीन के विकृतीकरण से द्वितीयक संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पहले मैं बोला कि द्वितीयक और तृतीयक दोनों खराब हो जाएंगे, दूसरे में प्राथमिक संरचना नष्ट होगी, तीसरे में द्वितीयक संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगला जो पॉइंट है आखिरी वाला बोल रहा है प्रोटीन की सारी संरचनाएं अगर प्रोटीन का विकृतीकरण हो जाए, डीनेचुरेशन हो जाए तो खत्म हो जाएंगी। तो इसका सही जवाब है प्रोटीन के विकृतीकरण से द्वितीयक और तृतीयक संरचना नष्ट हो जाती है और प्रोटीन के विकृतीकरण का प्राथमिक संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये भी पॉइंट यहाँ नोट कर लेना चाहिए क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है आपका कि प्राथमिक संरचना प्रभावित रहती है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि प्रोटीन के विकृतीकरण का प्रोटीन की किस संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो प्राथमिक संरचना। या ऐसे पूछ सकते हैं कि किस संरचना पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अलग अलग पॉइंट देते तो लिखा प्रोटीन प्राथमिक संरचना पे कोई प्रभाव नहीं होगा, अप्रभावित रहेगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं वेरियस टाइप के। अब देखते हैं विकृतीकरण क्या। तो अधिकांश जो प्रोटीन है अगर हम विलीन अवस्था में रहते हैं हम गर्म करते हैं तो स्कंदित हो जाते हैं, कोएगुलेट हो जाते हैं, जिसे हम प्रोटीन का क्या कहेंगे, विकृतीकरण कहेंगे। अब कोएगुलेशन को आप अभी फिलहाल इसके ऊपर भी हम सतह रसायन का जब होगा टॉपिक उस पर बात करेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए जैसे कि दूध गर्म करते हैं और गर्मियों के अभी दिन है और उसमें दूध फट जाता है, तो दूध फटने के बाद जैसा दिखता है ना, कैसे जो है पानी पानी उसका अलग हो जाता है और गाढ़े गाढ़ा जो दूध का जो सब्सटेंस होता है वो उसमें अलग हो जाता है। बस उसको आप कह सकते हैं कि स्कंदन हो गया दूध का, वही आपका एक तरीके का स्कंदन है। तो जब हम ये प्रोटीन को गर्म करेंगे तो विकृतीकरण हो जाएगा। जैसे अंडे को गर्म करने पर उसके अंदर जो उपस्थित सफेदी है वो स्कंदित हो जाती है, ठीक है। जो आपका जो अंडे के अंदर जो प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन वो कोएगुलेट हो जाता है, स्कंदित हो जाता है। और दूध से पनीर का बनना ये भी एक विकृतीकरण का उदाहरण है। तो यहाँ विकृतीकरण के 2 उदाहरण हो गए, एक तो अंडे को गर्म करने पर उसकी सफेदी स्कंदित हो जाती है ना, उसका प्रोटीन डिग्रेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एल्ब्यूमिन नाम का जो प्रोटीन है वो, और दूध से पनीर का बनना। ये दोनों जो है प्रोटीन के विकृतीकरण के उदाहरण है। और प्रोटीन के विकृतीकरण से द्वितीय और तृतीयक संरचना नष्ट हो जाती है, प्राथमिक संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये विकृतीकरण का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से पूछा जाए आपको आंसर देना है और अच्छे से दे पाएंगे मुझे उम्मीद है। और आप चाहें तो इस पर डिस्कस कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन लंबा चलने वाला भी थोड़ी देर और साथ में कई सारे क्वेश्चंस को कवर करेगा, इसलिए ध्यान से जरूर समझें। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना में होता है, ओवरऑल क्वेश्चन में जो पूछा गया है द्वितीयक संरचना है, 4 पॉइंट दिए है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो द्वितीयक संरचना को सपोर्ट करता है। हाँ, प्रोटीन की जो द्वितीयक संरचना इस प्रकार की होती है, समझिएगा। पहला पॉइंट है मुख्यतः प्रोटीन का विकृतीकरण और प्रोस्थेटिक समूह की संरचना, यानी कि प्रश्न है प्रोटीन की द्वितीयक संरचना में क्या होता है। पहला पॉइंट बोल रहा है कि जो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना है वो एक तो प्रोटीन के विकृतीकरण के बारे में बताती है और प्रोस्थेटिक समूह की संरचना के बारे में बताती है। अगला पॉइंट है त्रिविमीय संरचना, है ना, 3D, अलग अलग 3 डायरेक्शन XYZ। त्रिविमीय संरचना विशेषकर एमिनो अम्लों के अवशेष, रेसिड्यू, जो कि एक दूसरे से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के द्वारा अलग होते हैं। प्रश्न क्या था, द्वितीयक संरचना में क्या होता है। तो यहाँ दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि जो त्रिविमीय संरचना है खास करके किसकी, एमिनो अम्लों के जो अवशेष बच जाते हैं वो एक दूसरे से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से क्या होते हैं, अलग होते हैं, ये बताता है द्वितीयक संरचना। या तीसरा पॉइंट एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में शेष बचे एमिनो अम्लों की सीधी श्रृंखला, कि जो प्रोटीन का जो द्वितीयक संरचना है वो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में जो अमीनो एसिड बन जाते हैं उनकी सीधी सीधी श्रृंखला के बारे में बताता है। या आखिरी का पॉइंट एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के सभी खंडों या हिस्सों में लगातार घुमाव, फोल्डिंग, ये बताता है। तो उसका सही जवाब ये डी वाला पॉइंट ही है कि जो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना है वो पॉलीपेप्टाइड जो है श्रृंखला के सभी खंडों हिस्सों में लगातार फोल्डिंग या घुमाव दर्शाती है। अब आ जाते हैं हर एक संरचना को अपन शॉर्ट में मैंने कोशिश की है जो आपके डायरेक्ट समझ में आ जाए, है ना, और इसी को आप नोट भी कर लें। स्ट्रक्चर भी अभी बताएंगे इसका। प्रोटीन का प्राथमिक जो संरचना होती है वो बिल्कुल सिंपल संरचना होती है, कुछ नहीं होता उसमें। अमीनो अम्ल केवल एक विशेष क्रम में जुड़े होते हैं, बस। जब अमीनो अम्ल
विशेष क्रम में जुड़ जाएगी, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, तो इससे जो संरचना तैयार होगी वो हो जाएगी प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर या प्राथमिक संरचना। जैसे एक उदाहरण यहाँ दिया गया इस संरचना को समझाने के लिए ना, एक बार इसकी परिभाषा देख ले। प्रोटीन में अमीनो अम्ल किस क्रम में जुड़ेंगे, इस क्रम को ही प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहा जाएगा। जैसे कि यहाँ दिया हुआ एक अल्फा एमिनो एसिड है, वो जुड़ के हुए पहले सिंपल पेप्टाइड बनाएंगे, फिर पॉलीपेप्टाइड बनेगा, फिर पेप्टोन्स बनेंगे, फिर प्रोटियोजेस और फिर प्रोटीन, मतलब पूरा प्रोटीन का बनना यहाँ समझा दिया गया है। और केवल जो प्राथमिक संरचना उसमें क्या होता है कि जो अमीनो एसिड होते हैं वो एक क्रम में जुड़ते जाते हैं, बस ये प्रोटीन की प्राथमिक संरचना हो जाएगी, है ना। चलिए ये समझ में आ गया होगा, आसान था। द्वितीयक संरचना, अब द्वितीयक संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है, दो प्रकार की है। जो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना वो दो प्रकार की होती है, एक होती है अल्फा हेलिक्स और एक होती है बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर, है ना। अल्फा हेलिक्स संरचना, अब अल्फा हेलिक्स संरचना में क्या है, पॉलीपेप्टाइड की विभिन्न श्रृंखलाएं सर्पिलाकार क्रम में एक हेलिक्स जैसी संरचना बनाती है, और उसी श्रृंखला के विभिन्न भाग, है ना, उसी श्रृंखला के जो भाग हैं, जैसे यहाँ जो मैंने बताए हैं, ये जो भाग हैं ये हाइड्रोजन बंध से जुड़ते जाएंगे और स्पाइरल एक सर्पी रचना का निर्माण करेंगे, इसे हम बोलेंगे अल्फा हेलिक्स संरचना। ये पॉलीपेप्टाइड की विभिन्न श्रृंखलाएं स्पाइरल होके यानी कि सर्प जैसे घूमती हुई जाएगी और हेलिक्स संरचना बनाएगी, और आपस में जो जिस बंध से जुड़ेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया बहुत सी बार, तो कौन से बंध से जुड़ी होती है द्वितीयक संरचना। अल्फा हेलिक्स संरचना का जो स्थायित्व होता है किस पर डिपेंड करता है, हाइड्रोजन बंध पे, तो स्पाइरल संरचना बनाती है। और उदाहरण है इसका बाल और ऊन। तो ये क्वेश्चन तैयार हो गया आपका ऐसे कि जो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना का उदाहरण है क्या है, एक तो बाल है और एक ऊन है। स्पाइरल संरचना बनाते हैं, बंध कौन सा होता है, हाइड्रोजन बंध होता है। इस संरचना को नाम क्या दिया, अल्फा हेलिक्स संरचना। बहुत सरल था, है ना, कोशिश की इसको सरल बनाने की, आपको समझ में आया होगा। अगला है बीटा घुमावदार चद्दर जैसी संरचना है, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर, है ना, मतलब एक चादर जैसी संरचना बनेगी इसके अंदर, इसलिए इसको ऐसा बोला गया। जब कोई पॉलीपेप्टाइड संरचना है खुली हुई अवस्था में एक दूसरे के निकट आती है ना, खुल जाती है, जैसे ऊपर कोयल हो रही थी, सर्प जैसी बन रही थी, यहाँ क्या खुल जाएगी, एक दूसरे के पास आएगी, तो ये संरचनाएं भी हाइड्रोजन बंध से जुड़ जाएगी और एक चद्दर नुमा संरचना बना लेती है, जैसे चादर होता है वैसी संरचना बना लेगी, इसलिए इसको नाम दे दिया बीटा घुमावदार चद्दर जैसी संरचना। संरचना ऊपर कोयल हो रही थी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में, यहाँ खुलती जाएगी, खुल के जो जुड़ेगी जिस बंध से, यहाँ भी हाइड्रोजन बंध है ना, और ये एक चद्दर नुमा संरचना बनाएगी, और उसका उदाहरण है रेशम। एक क्वेश्चन यहाँ फिर तैयार हो गया आपका कि जो द्वितीयक संरचना का उदाहरण है रेशम है, खास करके बीटा घुमावदार वाली जो है वो। अगला है तृतीयक संरचना। त्रिमी गोलाकार प्रोटीनों की संरचना तृतीयक संरचना कहलाती है। विभिन्न संरचना एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर जुड़ती जाएगी, है ना, वो भी स्ट्रक्चर बताएंगे आपको, तो ये तृतीय संरचना हो जाएगी। त्रिमी जो गोलाकार है, तीनों दिशाओं में थ्री डायमेंशनल के अंदर जो गोलाकार प्रोटीन होते हैं वो आपस में जुड़ते जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर जुड़ते जाएंगे और वो तृतीयक संरचना का निर्माण कर लेंगे। और आखिरी में चतुष्क संरचना में क्या, सब आपस में एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे। कुछ इस प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की उप इकाई से बनते हैं, और इन उप इकाइयों का जो एक अरेंजमेंट है ना, आपस में जो है गुत्थम गुत्ता हो जाएगी, मिल जाएगी, जुड़ जाएगी, एक विशेष अरेंजमेंट बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे चतुष्क संरचना, और जिसका उदाहरण है हीमोग्लोबिन। ये बहुत काम के पॉइंट है, इनके जो उदाहरण है चतुष्क संरचना, हीमोग्लोबिन। तो चतुष्क संरचना में क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से कई सारी उप इकाइयां आपस में जुड़ती जाएगी और एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट, एक विशेष विन्यास का निर्माण करेगी, जिसे हम नाम देंगे चतुष्क संरचना या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जिसका उदाहरण हीमोग्लोबिन। आइए अब आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ये आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है, पहला प्राथमिक, जिसमें सीधी 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 जुड़ती जाएगी अमीनो अम्लों का विशेष क्रम। ये द्वितीयक संरचना है। अब ये द्वितीयक संरचना में अल्फा हेलिक्स भी और बीटा प्लेटेड भी है, दोनों इसी के अंदर है। ये जो है सब अमीनो अम्ल है। ये सेकेंडरी आपका द्वितीयक संरचना। ये तृतीयक संरचना एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होकर जुड़ती जा रही है, हाइड्रोजन बंध से स्टेबल होगी अभी। और आखिरी में जो है ये आपकी चतुष्क संरचना है। क्या बोला था, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कई सारी एक दूसरे से जुड़ती जाएगी, उप इकाइयां ये कई सारी आपस में जो है मिल गए और ऐसी अनियमित आकृति बनेगी। ये इसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, हीमोग्लोबिन जिसका एग्जाम्पल है। तो कोशिश की है कि शॉर्ट में आपको ये संरचनाएं समझाने की, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जो कथन दिए गए हैं, अभी एक या दो क्वेश्चन संरचनाओं से रिलेटेड है, इसलिए इन क्वेश्चंस को सीक्वेंस में अरेंज किया गया है ताकि आप तुरंत आंसर दे पाए। कौन सा कथन सही है? टेंडोन्स में उपस्थित कोलेजन एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। अगला है, बालों में उपस्थित केराटिन प्रोटीन की अल्फा हेलिक्स संरचना होती है। तीसरा, अंडे में उपस्थित प्रोटीन एल्ब्यूमिन का स्कंदन होना प्रोटीन के विकृतीकरण का उदाहरण नहीं है ना? उदाहरण है तो फिर तो पॉइंट सही हो जाएगा, उदाहरण नहीं है। और अगला पॉइंट है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन की प्राथमिक संरचना का एक उदाहरण है, तो यह भी अपन ने देखा, हीमोग्लोबिन चतुष्क संरचना का उदाहरण है, ठीक है, ये भी गलत है। बालों में उपस्थित, ये राइट है, बालों में उपस्थित केराटिन प्रोटीन अल्फा हेलिक्स संरचना होती है। चलिए थोड़ा रिवर्स में जाते हैं, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर का उदाहरण कहाँ पढ़ा था आपने? अभी देखिए, ये रहा बाल, कहेगा अल्फा हेलिक्स का, अल्फा हेलिक्स संरचना प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, उसका उदाहरण है बाल। और यहाँ क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया हुआ है वो यही बोल रहा है, जो सेकंड पॉइंट है बी वाला, बालों में उपस्थित केराटिन प्रोटीन की अल्फा हेलिक्स संरचना होती है, तो ये बाल आ गया और केराटिन अल्फा हेलिक्स मतलब करेक्ट है। और ये भी गलत हो गया, ये उदाहरण है, ठीक है, तो ये इसका सही जवाब है, बालों में उपस्थित केराटिन प्रोटीन की जो है अल्फा हेलिक्स जो है संरचना होती है। तो इसलिए जैसे कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप समझ के आंसर दे सकते हैं। आप रट नहीं पाएंगे इतने सारे क्वेश्चंस को, हम रट के चले जाएंगे इसका जवाब ये, इसका जवाब ये, पॉसिबल ही नहीं, वहाँ जाके आप भूल जाएंगे और वो होगा भी नहीं आपसे। इसलिए कॉन्सेप्ट को जरूर समझे, कॉन्सेप्ट जितना हो सकता है हम समझाने की कोशिश करें, आप भी नोट करिए तो बहुत अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की जो हेलिकल संरचना सूत्र का स्थायित्व किसके द्वारा होता है? अभी मैंने जब वो समझा रहा था तब ये क्वेश्चन बताया था कि प्रोटीन की जो हेलिकल संरचना सूत्र है उसका स्थायित्व किसके द्वारा होगा? ईथर बंध के द्वारा होगा, पेप्टाइड या डाइपेप्टाइड या हाइड्रोजन। तो अगर आपने वो समझ लिया है तो आप बिल्कुल आंख बंद करके बोल लेंगे कि सर हाइड्रोजन बंध इसका सही जवाब है, बिल्कुल सही। प्रोटीन की जो अल्फा हेलिक्स संरचना है इसमें NH समूह की एक यूनिट कार्बोनिल समूह की 4th यूनिट से हाइड्रोजन बंध से जुड़ी होती है। वही आपको बताया था, प्रोटीन जो है आपका एक तो कार्बोक्सिल अमीनो एसिड के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप है, एक COOH और एक NH2। तो यहाँ बोला जा रहा है जो अल्फा हेलिक्स संरचना जो NH समूह की एक यूनिट कार्बोनिल समूह का जो 4th यूनिट है उसके साथ बंध बनाती है, हाइड्रोजन बंध, और इसलिए हाइड्रोजन बंध ही इसके स्थायित्व का कारण है। वो अलग अलग इकाइयों में हाइड्रोजन बंध ही संरचना के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी है। ये बहुत काम का पॉइंट है ये वाला, अलग अलग इकाइयों में हाइड्रोजन बंध जो है स्थायित्व के लिए जवाबदार है। तो अल्फा हेलिक्स संरचना जो है इसके अंदर हाइड्रोजन बंध इसको स्थायित्व प्रदान करेगा। चलिए आगे का क्वेश्चन है, ये भी संरचना से रिलेटेड, इसलिए उस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझाया गया था क्योंकि उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन बहुत आराम से आसानी से कर पाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोटीन की वह संरचना जिसमें अमीनो अम्ल एक निश्चित क्रम में जमे होते हैं। अभी आपको समझाया था प्रोटीन की संरचना, और सबसे पहली जो संरचना वो ऐसे ही बताई गई थी। प्रोटीन की वह संरचना जिसमें अमीनो अम्ल एक निश्चित क्रम में जमे होते हैं प्रोटीन कहलाते हैं। प्राथमिक संरचना है, द्वितीयक है, तृतीयक है, चतुर्थक, तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा प्राथमिक संरचना इसका सही जवाब है। और ये समझाया था अभी आपको तो जो प्राथमिक संरचना होती है उसमें अमीनो अम्ल एक विशेष क्रम में जुड़ते जाते हैं, बस इसी संरचना को जो है प्राथमिक संरचना नाम दिया गया है और कुछ नहीं। उसके अंदर स्ट्रक्चर भी अभी आपको बताया ही था कि ये प्राथमिक संरचना आपकी जो प्रोटीन की जो प्राथमिक संरचना होती है इसमें अमीनो एसिड जो होंगे किस क्रम में किस सीक्वेंस में जुड़ेंगे, इसी से प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल भी बताया था कि इस तरीके से एक प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इसका जो सही जवाब है तो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में अमीनो अम्ल किस क्रम में जुड़ेंगे, ये इसका सही जवाब। और ये रहा डायग्राम उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये वाला हो गया अपना, संरचना जिसमें अमीनो निश्चित क्रम में जमे होते हैं कौन सा है? प्राथमिक संरचना। ये वाला भी क्वेश्चन आपको पहले करवा चुके हैं कि मनुष्यों में आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या क्या है? ऑप्शन है 8, 10, 18 और 20, 8, 10, 18 और 20। तो इसका सही जवाब है आवश्यक अमीनो अम्लों की जो संख्या 10 है। एक्चुअल में जो अमीनो अम्ल है ये बनाते हैं प्रोटीन को, है ना, अमीनो एसिड आपस में जुड़ते जाएंगे और बनाएंगे क्या? आपके प्रोटीन बनाएंगे। और ये जो अमीनो एसिड हैं जो
प्रोटीन का निर्माण करेंगे। ये प्रोटीन हमारे शरीर के लिए काफ़ी आवश्यक है, ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग के लिए, है ना। और ये जो अमीनो एसिड बन रहे हैं, ये अमीनो एसिड दो कैटेगरी में, एक है आवश्यक और एक आवश्यक नहीं, मतलब अनावश्यक, है ना। आवश्यक वो जिसको हमारा शरीर खुद नहीं बना सकता, सिंथेसाइज नहीं कर सकता, और अनावश्यक मतलब कि जो हमारा शरीर खुद बना सकता है, तो ज़रूरत के हिसाब से बन जाएंगे। और जो आवश्यक है वो हमको बाहर से किसी माध्यम से लेने पड़ेंगे, और उन अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है? 10 है। तो ये प्रश्न है, एक मनुष्य में आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है? 10 है, एक आवश्यक और एक जो आवश्यक नहीं है वो। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है सभी अमीनो अम्ल प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। दूसरा, ग्लाइसिन को छोड़कर सभी अमीनो अम्ल प्रकाशिक सक्रिय होते हैं, है ना। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, कौन सा कथन सत्य है? सभी अमीनो अम्ल जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। प्रकाशीय सक्रिय का मतलब है कि जब इन पदार्थों को रखा जाएगा और जो प्लेन पोलराइज लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश जब इनमें से गुजारा जाएगा, तो ये जो पदार्थ होंगे उस लाइट को दो दिशाओं में घुमा सकते हैं, या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी, हाँ, दक्षिणावर्त या वामावर्त, डी या एल, ये प्रकाशिक सक्रिय होगा। तो यहाँ बोला जा रहा है, पहला पॉइंट है कि अमीनो अम्ल सभी अमीनो अम्ल प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। दूसरा बोला जा रहा है ग्लाइसिन को छोड़कर सभी अमीनो अम्ल प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। सी वाला, ग्लूटेनिक अम्ल को छोड़कर सभी अमीनो अम्ल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। और अगला है लाइसिन को छोड़कर सभी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो इसका सही जवाब है ग्लाइसिन। जो बी वाला पॉइंट है, ये इसका सही जवाब है, ग्लाइसिन को छोड़कर सभी अमीनो अम्ल प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। ये रहा। तो ग्लाइसिन क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके अंदर एक सममित कार्बन होता है। सममित कार्बन मतलब कि इसके चारों तरफ जो बंध होंगे, जो यौगिक जो अणु जिससे जुड़े होंगे वो एक जैसे होंगे, है ना। और अन्य जो है उनमें असममित कार्बन होता है। असममित कार्बन जैसे कि ये समझ ले आप, जैसे ये कार्बन है, इसके एक तरफ NH2 है, एक तरफ COH है, एक हाइड्रोजन है, एक एल्काइल ग्रुप है, तो सारे अलग अलग हैं इसके चारों तरफ। तो ये जो कार्बन है ये असिमेट्रिकल हो गया, है ना। सिमेट्रिकल क्या मतलब? एक हो गया सिमेट्रिकल, सममित, और एक हो गया आपका अनसिमेट्रिकल, असममित। जैसे कि मान लो एप्पल है, एप्पल को आपने काटा, अगर वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो रहे हैं, है ना, मतलब कि प्रति दृश्य हो रहे, प्रति दर्पण बन रहे एक दूसरे के, तो सिमेट्रिकल है, सममिति। और अगर नहीं है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब अगर इस अणु की बात की जाए तो इसको काटेंगे तो दोनों तरफ एक जैसे नजर आ रहे हैं, इधर भी CH2 इधर भी CH2, तो ये क्या हो गया? सममित। और अगर यही CH3 CH2 को बनाया जाए, ये यहाँ CH3, तो बराबर नहीं होगा, तो यह सममित हो गया। तो इसलिए सममित कार्बन इसके अंदर जो है ग्लाइसिन को छोड़कर सभी ना प्रकाशिक सक्रिय होते हैं, क्योंकि सभी में जो है असममित कार्बन होता है। केवल जो ग्लाइसिन है उसमें जो कार्बन होता है सममित होता है, और ये असममित कार्बन ही जब प्लेन पोलराइज लाइट गिरेगी इसके ऊपर तो उसको जो है कोई डायरेक्शन देंगे, डेक्स्ट्रो या लीवो रोटेटरी, है ना। और यहाँ जो संरचना दी हुई है कि NH2 अगर लेफ्ट साइड में हो तो इस तरह का जो अमीनो एसिड है इसको L अमीनो एसिड बोलेंगे, L अमीनो एसिड, ये है ना। ये एक स्ट्रक्चर भी आपके लिए इसलिए बनाया ताकि थोड़ा आपको समझ में आए। तो ये उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन था कि कौन सा कथन सत्य है? तो अमीनो अम्ल प्रकाशिक सक्रिय होते हैं, ग्लाइसिन को छोड़कर सभी अमीनो अम्ल प्रकाशिक सक्रिय होते हैं, ग्लूटेमिक अम्ल को छोड़कर सभी अमीनो अम्ल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लाइसिन को छोड़कर सभी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो सही जवाब है ग्लाइसिन जो है ये, इसको छोड़कर बाकी सारे जो है ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। चलिए आगे एक क्वेश्चन अपना, जैविक उत्प्रेरक या बायोकैटेलिस्ट प्राथमिक रूप से क्या होते हैं? या वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, या वो अमीनो अम्ल होते हैं, या वो नाइट्रोजन अणु होते हैं, या फिर वो फैट वसा होते हैं। तो इसका सही जवाब है एमिनो अम्ल, क्योंकि एमिनो अम्ल मिलकर बनाएंगे प्रोटीन, यानी प्रोटीन का प्राथमिक स्ट्रक्चर क्या हो गया? एमिनो अम्ल। और जो एंजाइम होते हैं जो कि बायोकैटेलिस्ट स्वयं उत्प्रेरक है, जैविक उत्प्रेरक है, वो भी अपने आप में क्या है? प्रोटीन है। इसलिए उन प्रोटीन या एंजाइम को का जो प्राथमिक स्ट्रक्चर है उनको बनाने वाला कौन हो गया? अमीनो अम्ल। इसलिए जैविक उत्प्रेरक प्राथमिक रूप से क्या होते हैं? एक तरीके से अमीनो अम्ल होते हैं, क्योंकि अमीनो अम्ल जुड़ के बनाएंगे प्रोटीन, और प्रोटीन अपने आप में क्या हो जाएगा? एक एंजाइम, ठीक है। इसलिए अमीनो अम्ल इसका सही जवाब है कि जैविक उत्प्रेरक बायोकैटेलिस्ट, यानी खुद जो है अभिक्रियाओं को जो है वो कैटेलाइज करवाएंगे। अगला प्रश्न है पेप्टाइड का
जो पेप्टाइड बंध अमीनो एसिड जुड़ के पॉलीपेप्टाइड बंध से जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं, तो उसमें जो पेप्टाइड है उसको अगर हम तोड़ेंगे जल अपघटन से तो क्या मिलेगा? अमीनो एसिड, अमोनिया, कोई नहीं। सही जवाब है अमीनो एसिड। क्यों मिलेंगे? क्योंकि अमीनो एसिड ही आपस में जुड़कर ये जो है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बना रहे, और जब इसका जल अपघटन होगा इसको तोड़ेंगे तो जिनसे ये मिले थे वही हमें, जिनसे ये बने थे वही हमें वापिस मिलेगा। किससे बने थे? अमीनो एसिड थे, इसलिए अमीनो एसिड इसका सही जवाब होगा। ये बहुत काम का क्वेश्चन है, अगर छोटा सा है। इंसुलिन में कितने अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं? 25, 51, 20 और 50। तो इसका सही जवाब है 51। एक्चुअल में इंसुलिन है क्या? ये एक तरह का ग्लोबुलर प्रोटीन का उदाहरण है। कल हमने पढ़ा था ग्लोबुलर प्रोटीन, है ना। तो ग्लोबुलर प्रोटीन का उदाहरण है इंसुलिन। ये पेंक्रियास से निकलता हमारे शरीर में, और जो हमारे रक्त में भोजन करने के बाद जब डाइजेशन हो जाता है तो हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज जो जाता है, उस ग्लूकोज को या शुगर को कंट्रोल करता है। मतलब डायबिटीज़ इसी की कमी से होता है, इंसुलिन की अनियमित मात्रा से। तो उसको कंट्रोल करने का काम किसका? इंसुलिन का। तो उस इंसुलिन के अंदर जो अमीनो एसिड की संख्या वो 51 है। अभी वो जो क्वेश्चन आया था, नोट्स आपको बनाना है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन, इनके बारे में जानकारी इकट्ठे कीजिए और ये लिखिए। हो सकता है इस जैसे क्वेश्चन आ जाए कि किसमें, जैसे कि एक हीमोग्लोबिन का क्वेश्चन भी है, ढूंढिएगा इसको, हीमोग्लोबिन में कितने जो है अमीनो एसिड होते हैं, और अगर आंसर मिल जाए तो मुझे कमेंट कीजिएगा अक्सर हीमोग्लोबिन में इतना अमीनो एसिड होते हैं। ये एक छोटा सा होमवर्क है आपके लिए, हीमोग्लोबिन में कितना अमीनो एसिड होते हैं। तो इंसुलिन जो कि ग्लोबुलर प्रोटीन का उदाहरण है, इसमें अमीनो अम्लों की संख्या 51 होती है, हार्मोन की तरह बिहेव करता है, और रक्त में शर्करा या जो ग्लूकोज है उसके लेवल को मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है इंसुलिन। अगला है प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक है? इन्वर्टेज, ट्रिप्सिन, यूरिएज या माल्टेज? तो प्रोटीन के पाचन में ट्रिप्सिन। अभी हमने प्रोटीन जो एंजाइम के प्रमुख गुण पढ़े थे, है ना, तो उसमें पढ़ा था विशिष्ट होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। ये देखिए यहाँ पता चल रहा है प्रोटीन का पचाना हमको, यानी कि उसको डिग्रेड करना, तोड़ना, अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना, तो इन सब में से कौन काम में आएगा? ट्रिप्सिन काम में आएगा, इसलिए विशिष्ट होते हैं। जैसे एक उदाहरण और दिया है मैंने यहाँ पे, नीचे देखिए, जो ट्रिप्सिन एंजाइम है प्रोटीन को पचाकर अमीनो अम्लों में बदल देंगे। साथ में रेनिन नाम का जो एंजाइम है दूध के प्रोटीन को कोगुलेट करके पनीर बनाता है, और ये रेनिन बहुत छोटा होता है और लगभग जो है 1 लाख गुना या समथिंग 10 लाख गुना होता है ये आपका जो प्रोटीन होता है, इससे इसको तोड़ता है ये कौन? रेनिन। इसलिए एंजाइम बहुत काम के, स्कंदित करता है और पनीर बनाने का काम करता है, और पनीर तो आप लोगों को पसंद होगी, सही, ठीक है। तो रेनिन जो है ये एंजाइम है जो दूध को कोगुलेट करता है, प्रोटीन को, और पनीर बनाएगा आपका। तो प्रोटीन और एंजाइम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट थे काम के, उस सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए हैं, और क्वेश्चन आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि अगर हमें नोट्स बनाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे शुरुआत कर सकते हैं। तो एक छोटी शुरुआत बताता हूँ मैं आपको। क्या करिए, जैसे कि इस चैप्टर की शुरुआत में ये जो बायोमोलिक्यूल है, नाम लिखा बायोमोलिक्यूल, ठीक, फिर सिलेबस लिखा, मैंने भी यही किया था। हाँ, मे बी लाइक ए स्टूडेंट, जैसे आप लोग हैं तैयारी कर रहे हैं, वैसे मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। तो ये सिलेबस है, उसका सिलेबस लिख लिया हमने कि ये हमारा प्रोटीन है, अमीनो एसिड है, सो दैट जो भी है वो सब लिख दिया, ठीक है। फिर आप डिसाइड कीजिए सबसे पहले क्या लेना है। आपने डिसाइड किया प्रोटीन लेना है, तो प्रोटीन बुक उठाइए आपके पास, जो भी 11-12 जो भी बुक है जहाँ से भी है, प्रोटीन के बारे में ये वीडियो है बहुत सारे, ये जो अभी तक वीडियो दी इसमें ऑलमोस्ट प्रोटीन के सारे जो काम की चीज़ें मैंने आपको बता दी है, इनको नोट कर लीजिए। आपको लगता है कुछ चीज़ मेरे से छूट गई है, आप नोट कर सकते हो, डेफिनेटली करिए, और मेरे साथ भी शेयर करिए कि सर ये चीज़ एक्स्ट्रा हमने ऐड की है, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। प्रोटीन हो गया, फिर देखिएगा अमीनो एसिड प्रोटीन के साथ हो जाएगा, फिर एंजाइम, ये तीनों साथ में चलेंगे, तीनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है, इसलिए ये एक दूसरे से जुड़े हुए आएंगे, ये साथ में, ये प्रोटीन आएगा, अमीनो एसिड आएंगे और एंजाइम आएंगे। ये हो जाए, अभी तक अपनी एक क्लास हुई है बायोमोलिक्यूल में, और इससे पहले कार्बोहाइड्रेट हो गया अपना, हाँ कार्बोहाइड्रेट तो भूल ही गए, कार्बोहाइड्रेट हो गया था आपका, तो वो कार्बोहाइड्रेट ले लीजिए। उसमें आपका मोनोसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन से शुरुआत कीजिए, सबसे पहले डेफिनेशन लिख दी, फिर उसके टाइप्स लिख दिए, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, जो भी है उसके XYZ वो
और पॉलीसेकेराइड, फिर उनके एग्जाम्पल लिख लीजिए, फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ लिख लीजिए, जितनी चीज़ें आप लिख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फिर प्रोटीन लीजिए, जो जो आपको लगता है काम के हैं। मैंने आपको कैसे बताया, पहले क्वेश्चन लिए, उनसे रिलेटेड और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझाए। तो अगर आप और कुछ नहीं कर सकते सर ये तो बहुत लेंदी लग रहा है हमें, तो जितना मैंने पढ़ाया उसको नोट डाउन कर लीजिए, आपका ऑलमोस्ट सारा काम इसी से हो जाएगा, क्योंकि मैंने पूरा एनालिसिस किया पेपर का और उसके बेसिस पे आपका ये जो एक कॉन्सेप्ट तैयार करने की कोशिश की है, ठीक है। और उम्मीद है ये आपको फ़ायदा दे रहा होगा। तो आप अपना नोट्स खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप किसी और के ऊपर डिपेंड रहें, आप अपना नोट्स खुद प्रिपेयर कीजिए। और उसके अलावा इसमें और कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए। और उम्मीद है कि नोट्स का जो कॉन्सेप्ट है कैसे बनाना है समझ में आ गया होगा। और भी कुछ लगे कि चीज़ स्पेसिफिक चीज़ के बारे में आपको समझना है तो आप कमेंट कीजिएगा। बाकी हाँ, इस तरीके से नोट्स बनाइए और हो सके तो क्वेश्चन भी लिखते जाइए। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन लिख लिया, आंसर लिख लिया, फिर उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। और कुछ नहीं हो सकता तो वीडियो से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है ये लिख लें। और इससे और आपको कोई जानकारी इकट्ठी करनी है तो इन वीडियो से, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड दूसरी जानकारी इकट्ठी कर लीजिए और उसको अलग से नोट कर लीजिए। बस यही आपके नोट्स है ना। जो आपको सुविधा लगे, जो आपको आसानी से समझ में आ जाए, जो आप आसानी से याद रख सके, वो काम आप कीजिए। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए, ठीक है। अपने कमेंट्स लिखिए, मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।